तो एज सच पाइथन जो है वो एक लैंग्वेज है जो ऐसे जिसके बारे में बहुत सारे मिथ हैं, खूब सारी बातें इसके बारे में कही जाती हैं। मैंने ज़्यादातर लोगों से तो ये सुना है कि पाइथन सीखने के लिए और कोई प्रोग्रामिंग बेस की ज़रूरत नहीं है। तो ऐसे तो किसी भी लैंग्वेज को कभी भी सीखा जा सकता है, परंतु जब कोई हम लैंग्वेज सीखते हैं तो लैंग्वेज सीखने का मतलब ये नहीं होता कि जैसे हमने कुछ उसके सिंटेक्स देख लिए, उसका कंपाइलर इंस्टॉल कर लिया और कुछ नेट से प्रोग्राम निकाले या कुछ बनी बनाई लाइब्रेरीज उठाई और उनसे हमने लिख के प्रोग्राम जो है उसको रन करा लिया और वो हमारा प्रोग्राम हो गया, वो लैंग्वेज हम सीख गए। ये सीखा नहीं है। ये तो आपने कहीं कहीं से जो एग्जिस्टिंग चीज़ें हैं उनको असेंबल करके एक छोटा सा कुछ एक हाउस तैयार कर लिया है और आप मान रहे हो कि आपसे वो बन गया है। पर पाइथन को हम सरल क्यों मानते हैं? क्योंकि पाइथन में बहुत सारी बनी बनाई लाइब्रेरी है। पाइथन बनी ही इसलिए है, बनाई ही इसलिए गई है लैंग्वेज, ताकि जो कोर लेवल की चीज़ें हैं उन पे बहुत मेहनत हर बार ना करनी पड़े। वी आर हैप्पी विद दिस, बहुत अच्छी बात है, ऐसा होना चाहिए। क्योंकि लॉगरिथम्स एल्गोरिथम्स जो होते हैं, बहुत सारे एल्गोरिथम्स हैं डेटा को हैंडल करने के लिए, और वो बहुत सारे एल्गोरिथम्स बहुत कॉम्प्लेक्स हैं और उनको हैंडल करने के लिए, उनको प्रोग्राम करने के लिए हमको बहुत मेहनत करनी पड़ती है। तो उसकी इन्होंने क्या किया है, लाइब्रेरीज बना दी है। आपको सिंपल उन लाइब्रेरीज को अपने प्रोग्राम में ऐड ऑन करना है और आप उसको प्रोग्राम को रन करा के यूज कर लोगे। तो ये जो कॉन्सेप्ट है, इसमें एक बस चीज की कमी है इस पूरे डिस्कशन में, इस तरह की जो बातें होती हैं उनमें, कि जैसे अपन लोग एक हिंदी में कहावत होती है ना, नकल करने के लिए भी अकल की जरूरत पड़ती है। वैसे ही जब आप एक लाइब्रेरी को भी यूज करना चाहते हो तो भी जहां यूज कर रहे हो उस जगह की प्रोग्रामिंग तो आपको ही करनी है ना। और वो यदि आपको नहीं बनेगी तो आप उस लाइब्रेरी को अकेले अपने प्रोग्राम में कहां से लाओगे, कैसे इसको फिट करोगे? डेटा जो है वो भी कई तरह का होता है। कई तरह का मतलब उसकी फॉर्मेटिंग डिफरेंट डिफरेंट हो सकती है, होती है, और उसको आपको फिट करना पड़ेगा अपने उस एप्लीकेशन में, उस लाइब्रेरी में, इस तरह से कि वो लाइब्रेरी काम करे। क्योंकि वो एक कंप्यूटर प्रोग्राम है, वो बहुत ज़्यादा एडाप्टिव नहीं हो सकता इन रिस्पेक्ट ऑफ द डिफरेंट स्ट्रक्चर्स ऑफ डेटा। उसको जो डेटा स्ट्रक्चर फॉर्मेट चाहिए है, आपको वही फॉर्मेट उसको देना पड़ेगा। तो अब आपको अपने डेटा को उस फॉर्मेट में लाने के लिए क्या प्रोग्राम करना है, ये तो आपको आना चाहिए। तो इसीलिए जब हम प्रोग्रामिंग करते हैं पाइथन में, तो भी हमको बेस प्रोग्रामिंग की नॉलेज की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। हमको कंप्यूटर इंटरनली प्रोग्राम्स को कैसे प्रोसेस करता है ये आना बहुत ज़रूरी है। हमको जो प्रोग्राम्स होते हैं उनको मैन्युफैक्चर करने के लिए उसमें कौन कौन से टूल्स अवेलेबल होते हैं, कौन से टूल्स लगाने होते हैं और उनको कैसे कैसे लगाते हैं, कहाँ कहाँ लगाते हैं, ये आना बहुत ज़रूरी है। तो इन सब चीज़ों को लर्न करने के लिए आपको बेसिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सी का प्री नॉलेज जरूरी है। C++ का नॉलेज, प्री नॉलेज जरूरी है। सर पाइथन के लिए सर आपने बोला C++, मतलब C++ दोनों का होना, मतलब नॉलेज होना जरूरी है ना? आजकल की जितनी नई लैंग्वेजेस हैं, हाँ, उन सब के लिए ये दोनों जरूरी है। इसलिए मैं अपना कोर्स जो बना रहा हूँ ना, वो मैं C एंड C++ बना रहा हूँ। ये C प्रोग्रामिंग है, ये C++ प्रोग्रामिंग, ये दोनों का एक कंबाइंड कोर्स करा रहा हूँ मैं सब। दिस इज द कोर्स ऑफ पाइथन आई एम गोइंग टू वर्क विथ। व्हाई यूज पाइथन, एंड फ्रॉम दैट सबसे पहले व्हाई यूज पाइथन। तो पाइथन जो है उसकी हमको क्यों ज़रूरत है? बिकॉज इट इज़ अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज विथ स्ट्रॉन्ग सिमिलैरिटीज टू पर्ल। अब पर्ल भी एक इसका मतलब कंपैरिजन के लिए वर्ड यूज हुआ है।
पर्ल मतलब प्रैक्टिकल एक्सट्रैक्शन एंड रिपोर्टिंग लैंग्वेज में हमको जो फैसिलिटीज है वो पर्ल जैसी है, जो वो भी यही काम करती है कि जैसा हमको डेटा चाहिए वैसे हम उसमें कंडीशंस और डेटा को फिट करते हैं, वो हमको वैसा आउटपुट देने लगता है, हम यूजर को रिपोर्ट कर देते हैं। परंतु पर्ल वगैरह में क्या है, हमारा जो बेसिकली प्रोग्रामिंग का कॉन्सेप्ट है वो किस पे ओरिएंटेड है, डेटा पे। हमको कुल मिला के चाहे कोई भी हम कंप्यूटर लैंग्वेज यूज कर रहे हो, हमारा फाइनल एम है डेटा को प्रोसेस करना और इनपुट रॉ डेटा को आउटपुट प्रोसेस डेटा में कन्वर्ट करके यूजर्स को उनके रिक्वायरमेंट के हिसाब से देना। तो जो हम ये डेटा प्रोसेसिंग कर रहे हैं, इसमें जो डेटा है हमारा, उसका हमारा व्यू पॉइंट क्या है, हम उसको किस तरह से सोचते हैं। तो नॉर्मली डेटा का यदि हम एक सिंपल वर्ड डेटा के बारे में बात करते हैं तो हमको बहुत सारी चीज़ें दिखाई देती हैं, जिसमें नंबर्स भी हैं, जिसमें वर्ड्स भी हैं, सेंटेंसेस भी हैं, अक्षर भी हैं, डेट्स भी हैं, उसमें ट्रू फॉल्स बूलियन भी है, उसमें बहुत सारे नल भी हैं। तो देर आर मेनी डिफरेंट डेटा वी कैन इमेजिन इन व्हेन वी यूज द वर्ड डेटा। और ज़्यादातर डेटा तो हम लोग न्यूमेरिक डेटा को ही सोचते हैं, नहीं है? मतलब जब आप डेटा के बारे में सोचते हैं तो आपकी जो पहली सोच आती है वो न्यूमेरिक डेटा की आती है, पर डेटा वो भी तो है ना, स्ट्रिंग भी तो एक डेटा ही है। तो जो हमारा ये इतना सारा डेटा है, इस डेटा में हमारे ह्यूमन लाइफ में हम लोग डेटा टाइप्स के बारे में बिल्कुल नहीं सोचते हैं, राइट? हम कभी नहीं कहते कि एज इंटीजर वैल्यू है और CGPA फ्लोट वैल्यू है और जो हमारा नाम है वो स्ट्रिंग है और मेरा डेट ऑफ बर्थ एक डेट डेटा टाइप है और मुझे कुछ नहीं आता है, मतलब नल हूँ मैं, मेरा टाइप नल है। ऐसा ये सब जो टाइप की बात होती है, ये हम लोग नॉर्मल डे टू डे डिस्कशंस में नहीं करते हैं, लेकिन जब हम स्पेसिफिकली रजनीश अग्रवाल के साथ बात कर रहे हैं या हम किसी एक ऐसे बंदे के साथ बात कर रहे हैं जिससे हमको उसी कॉन्टेक्स्ट में डिस्कशन करना हो, मतलब प्रोग्रामिंग की बात कर रहे हो हम, या कोई हमको छोटा कुछ मैथमेटिक्स का प्रोसेसिंग कराना है, उसके बारे में हम बात कर रहे हो, तब हम लोग ये डेटा टाइप्स के बारे में सोचते हैं। लेकिन अदरवाइज वी नेवर थिंक ऑफ डेटा टाइप्स। तो जब हम डेटा टाइप के बारे में नहीं सोचते तो फिर हमारा कम्युनिकेशन पॉसिबल कैसे होता है? तो इट इज़ वेरी इजी, बिकॉज when we two are communicating then we both are intelligent। मतलब मैं बोलता हूँ कि what is your age, तो you can simply say that it is 35 or 25 or 20 or like that। You never say that my age is the New York। Why? Because you know that age is a number and he is asking for my particular age, so my age is this much। तो ये इंटेलिजेंस है, ह्यूमन इंटेलिजेंस, जिसकी वजह से हमको टाइप्स की बात नहीं करनी पड़ती। और हम मशीन से डिस्कशन करने वाले हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की मदद से, तो हमको मशीन को जब भी बात करनी होगी तो हमको उसको डेटा टाइप्स देने पड़ेंगे, हमको उसको बताना पड़ेगा कि देख भाई ये एज है, ये इंटीजर है, देख भाई ये वर्ड है, ये स्ट्रिंग है, देख भाई ये CGPA है, ये फ्लोट है। तो जब हम ऐसा स्पेसिफिक होके उसको बताते हैं तो इसमें क्या होता है कि कम्युनिकेशन कंस्ट्रेंट्स आती हैं, हमको अपने को उसमें उस एनवायरनमेंट में ज़्यादा फिट करने में मेहनत लगती है। तो इसीलिए पाइथन को इन्होंने टाइपिंग का जो मैकेनिज्म है उसमें पावरफुल मैकेनिज्म बना के दिया है। आप उसमें वैल्यू डालो, वो टाइपिंग अपने आप से कर लेता है। टाइपिंग यहाँ डेटा टाइप से मतलब है, यहाँ कंप्यूटर टाइपिंग की बात नहीं चल रही है, यहाँ डेटा टाइपिंग की बात चल रही है। तो पावरफुल टाइपिंग है, मतलब हम जो वैल्यू उसको देते हैं वो अपने आप से इंटरप्रेट करता है कि ये वैल्यू क्या है। बस अब हमको उसमें कॉशियस रहना पड़ेगा कि यदि हम उसको 20 एज एन 20 बोल रहे हैं तो वो निश्चित ही इंटीजर मानेगा, भले ही हम उसको ये सोच के दे रहे हैं कि ये तो पॉइंट वाली वैल्यू। यदि हम उसको पॉइंट वाली वैल्यू बोलना चाहते हैं तो वी हैव टू बी स्पेसिफिक, लाइक 20.0।
so that it will be able to understand कि you are talking about float. तो टाइपिंग जो है वो उसमें बहुत बढ़िया है, तो हमको उसमें कम मेहनत करनी पड़ती है, हमारी सोच से कम प्रोग्रामिंग की सोच आज थोड़ा थोड़ा मैच करती है, तो जो डेवलपर है, जो प्रोग्रामर है, उसको कन्वीनियंस होता है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग जो है वो हमारी कंप्यूटर इंडस्ट्री के लिए बून है। 1970 से जब ये शुरू हुई है, उसके बाद से इट हैज़ picked up, and whatever shapes we are seeing today of computer and computer programs and different devices which are using the computer programs like mobile phones or tabs or smart watches or other things, all of them actually have got their shape because of the object oriented features. तो ये जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है, इसमें हमारे पास क्लास है, ऑब्जेक्ट है, जैसा जैसा हम अपने ह्यूमन लाइफ में सोचते हैं वैसा वैसा हम कंप्यूटर में कोशिश करते हैं बनाने की, और इसीलिए ये भी हमारे पाइथन को स्ट्रॉन्ग बनाने में ऐड ऑन है। पाइथन जो है, इट इज हैविंग अ रिच लाइब्रेरी व्हिच इज बीइंग एडेड मोर एंड मोर and different areas of programming including Windows, web and mobile application development. When I started thinking about the Python and learning Python, so it was just a Python core language, but slowly it has come up with the different things. So growing Python में आजकल हमारे पास Django है, तो हम लोग उससे वेब एप्लीकेशंस बना सकते हैं। Python में हमारे पास मोबाइल एप्लीकेशंस बनाने के टूल्स ऐड ऑन हो गए हैं। Python is penetrating in every corner of the programming scenario. ओपन सोर्स होना इसका ये इम्पॉर्टेंट मैकेनिज्म है। फ्री तो सभी लैंग्वेजेस हैं, लेकिन ओपन सोर्स है। ओपन सोर्स का मतलब क्या है कि पाइथन का जो सोर्स कोड है बेसिक कोर का, वो भी हमको अवेलेबल होता है, हम उसको भी इम्प्रूव कर सकते हैं, उसमें ऐड ऑन कर सकते हैं, और उसको यूज़ करने के लिए वी डोंट हैव टू पे एनी सिंगल पेनी टू एनीवन। तो ये इसकी एक विशेष बात है। जबकि C++ का सोर्स कोड हमको अवेलेबल नहीं है, हमारे पास जावा का सोर्स कोड अवेलेबल नहीं है। पाइथन इज पोर्टेबल, पोर्टेबिलिटी कम्स वेरी हैंडी टर्म being used for carrying things from one place to another place, but we should understand that from one place to another place, तो which place to which place, तो हम बात कर रहे हैं कि हम विंडोज से उसको लाइनेक्स पे ले जाएंगे तो, या हम उसको मैकिन्टॉश पे लेके जाएंगे तो, या मैक ओएस पे ले जाएंगे तो, हार्डवेयर चेंज करेंगे तो इट इज़ पोर्टेबल इन दैट रिस्पेक्ट, रन्स वर्चुअली ऑन एवरी मेजर प्लेटफॉर्म यूज्ड टुडे, सभी पे अवेलेबल है ये। आप प्रोग्राम को एक जगह लिखिए, दूसरी जगह रन करिए, बाकायदा वैसा का वैसा होगा। यदि आपके पास एक compatible Python interpreter installed है, it is mixable. Now this is another excellent feature. If I want to run Java with C programming or Python programming, I have to install a tool named as Jython, Jython. But when I want to use Python with Java, I don't have to do much. तो इसीलिए ये आराम से मिक्सेबल है, ये दूसरे के साथ दूसरे को जल्दी एक्सेप्ट करती है, एडाप्ट करती है, पर दूसरे इसको या दूसरी लैंग्वेजेस को उतने जल्दी सपोर्ट नहीं देते हैं। मतलब कैन बी लिंक टू द कंपोनेंट्स रिटन इन अदर लैंग्वेजेस इजीली। लिंकिंग टू फास्ट कंपाइल्ड कोड इज यूजफुल टू कंप्यूटेशनली इंटेंसिव प्रॉब्लम्स। क्यों करेंगे हम ये दूसरे लैंग्वेजेस से जोड़ने का काम? So basically Python is considered to be a rich language in respect of libraries, but certainly it is not as fast as C programs are, C++ programs are. So when we have lot of data to be processed, that data is it is good to process it with the help of C and C++ programming. So we will make the components like that, which are actually processing the programs written in C or C++, and we will integrate them with the Python, so that Python will be able to leverage the advantage of the fast processing of data done by some other components.
दूसरे कंपोनेंट्स ने, मतलब सी के या दूसरे लैंग्वेजेस के कंपोनेंट्स ने जो आउटपुट निकाला है, ये उस आउटपुट को डायरेक्ट यूज करेगा। परंतु उसके लिए हमको ऐसा नहीं करना पड़ेगा कि हम पहले सी प्लस प्लस का प्रोग्राम रन कर लें, फिर हम पाइथन पे आए, फिर पाइथन को रन करें, फिर वो वहाँ से डेटा उठाए और यूज़ करें। पाइथन का ही प्रोग्राम के अंदर से हम सी के प्रोग्राम को बोलेंगे, वो रन हो जाएगा और वो आउटपुट निकाल के एक जगह डाल देगा, हम उस डेटा को उठा लेंगे पाइथन में। पाइथन सी इंटीग्रेशन इज क्वाइट कॉमन, बहुत आवश्यकता इसकी पड़ती है। पाइथन प्रोग्राम्स आर कंपाइल्ड ऑटोमेटिकली टू एन इंटरमीडिएट फॉर्म called as bytecode which the interpreter then reads। तो पाइथन को खुद को फास्ट करने के लिए भी एक इंटरनल लेयर ये लोग बना ले रहे हैं जिसको बाइट कोड कह रहे हैं। मैं उसको एक चित्र से आपको समझाता हूँ। दिस गिव्स द पाइथन the development speed of an interpreter without the performance loss inherent in fairly interpreted languages. It's easy to learn. Let's see how many of you will be able to make it. Structure and syntax are pretty intuitive and easy to grasp. ये अच्छी बात है इसमें कि जो आप कोड लिखोगे तो शब्द इस तरह के होंगे कि बहुत सारी चीज़ें आपको वैसे ही समझ में आ जाएगी। कि पाइथन का जो इंटरप्रेटर होगा वो क्या करेगा, सोर्स कोड को पढ़ेगा, पहले उस पूरे को कन्वर्ट करके रैम में रख लेगा। ये जो है ये हार्ड डिस्क में रख देता है, पर ये रैम में रख लेगा और फिर इसके बाद इसको लाइन बाय लाइन प्रोसेस करता जाएगा इंटरप्रेटर के जैसे। मतलब एक बाइट कोड लाइन पढ़ी उसने, उसको प्रोसेस किया, क्योंकि बाइट कोड इज समथिंग व्हिच इज नॉट अंडरस्टैंडेबल टू द ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है सर, बाइट कोड एंड मशीन कोड में फर्क क्या है दोनों में? सर इसका मतलब ये भी बाइट कोड बनाता है जावा की तरह? हाँ, लेकिन जावा में क्या होता है कि वो बाइट कोड को हार्ड डिस्क पे स्टोर करता है और नेक्स्ट टाइम ऑनवर्ड्स उस बाइट कोड को उसको इंटरप्रेटेड करते रहना होता है। ठीक है, लेकिन ये हार्ड डिस्क में स्टोर नहीं करता, ये इसको रैम में रखा रहता है। मतलब जब मैं दूसरी बार रन करूंगा तो मुझे फिर सोर्स कोड लगेगा। लेकिन जावा में क्या है, यदि मैंने एक बार बाइट कोड बना लिया है तो मुझे इंटरप्रेटर यूज करने के लिए बार बार सोर्स कोड की जरूरत नहीं है। मैं सीधे बाइट कोड जो है उसको इंटरप्रेटर को दे दूंगा और वो उसको रन करता रहेगा। yes. तो उससे कंस्ट्रेंट क्या आती है कि यदि मुझे कभी कुछ चेंज करना है तो मुझे पहले सोर्स कोड चाहिए, फिर मैं उसको कंपाइल करूंगा, फिर मेरे पास बाइट कोड आएगा, फिर जावा को दूंगा, फिर जावा का इंटरप्रेटर उसको रन करेगा। लेकिन पाइथन में क्या है, ये एडाप्टिव है। आपने चेंज किया, चूंकि हर बार उसको सोर्स कोड से बाइट कोड पहली बार में बनाना ही है, तो वो बनाएगा, बाइट कोड रैम में ही रखेगा और उसको प्रोसेस कर देगा। सो ये पूरे कोड का बाइट कोड कन्वर्ट कर लेता है। हाँ, और फिर वो बाइट कोड लाइन बाय लाइन रन होता है। ये समझ में आ रहा है? हाँ सर। सबको आ रहा है ये समझ में? हाँ सर। हाँ सर। यस सर। ऋतिक, भूपेश, ओके, तो पहले ये लगता था मेरे को कि ये इंटरप्रेटर जैसे लाइन बाय लाइन कन्वर्ट कर रहा है, तो इसमें ये बाइट कोड कन्वर्ट कर लेगा सारे का एंड देन फिर लाइन बाय लाइन का वो करेगा उसको। पाइथन में आपका वो क्या करता है, इंटरप्रेटर रीड्स अदर पाइथन प्रोग्राम्स एंड कमांड्स एंड एग्जीक्यूट्स देम। नोट दैट पाइथन प्रोग्राम्स आर कंपाइल्ड ऑटोमेटिकली बिफोर बीइंग स्कैन्ड इनटू द इंटरप्रेटर। मतलब है वो इंटरप्रेटर ही जो पहले उसको कंपाइल करके बाइट कोड बना देता है और फिर उस बाइट कोड को वो रन करता है इंटरप्रेटर की मदद से लाइन बाय लाइन। तो द fact that this process is hidden makes the Python faster than a pure interpreter। क्योंकि प्योर इंटरप्रेटर क्या करता है, हर बार उसको सोर्स कोड हर बार चाहिए, हर बार वो कन्वर्ट करेगा, हर बार वो रन करेगा। यहाँ पर क्या हुआ, उसने एक बाइट कोड बना दिया। अब मान लो तुम्हारा एक लूप चल रहा है 200 बार, तो उसको 200 बार कन्वर्जन की प्रोसेस भी नहीं करनी है। वो तो एक ही बार उसने कन्वर्ट करके बाइट कोड बना लिया, उसको वो 200 बार सिर्फ उस बाइट कोड को इंटरप्रेट करते हुए रन कराना। तो उसमें जो इंटरमीडिएट कोड जनरेट हो रहा है उसका बड़ा फायदा क्या है कि इंटरमीडिएट कोड जनरेट करते वक्त वो उसमें से सारी सिंटेक्स एरर दूर करा लेता है हमसे। कुछ भी गड़बड़ी होगी तो वो बता देगा कि यहाँ पर ये गड़बड़ है। तो उससे क्या होगा कि वो जो गड़बड़ी है
बाइट कोड के अंदर जो आ गई है, वो पहले एक बार जब पूरी ठीक हो जाएगी तभी प्रोग्राम आगे बढ़ेगा, और एक बार वो बाइट कोड पूरा सही जनरेट हो गया तो उसको नेक्स्ट टाइम ऑनवर्ड सिर्फ उसको रन करना है, उसको बार बार उसमें बाइट कोड कन्वर्जन की प्रोसेस नहीं लगानी।